अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी वाला टैरिफ आज से ही भारत पर 50% वाला टैरिफ लागू हुआ है। इस 50% अतिरिक्त टैरिफ वाले विघ्न से लड़ने की जो रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाते हुए दिख रहे हैं वो है स्वदेशी। ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री की ओर से सबसे पहले किसानों के हित से समझौता न करने का ऐलान हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री के बयानों में स्वदेशी और मेक इन इंडिया की बात बहुत जोर देकर कही गई। वैसे स्वदेशी और मेक इन इंडिया कोई नया मंत्र नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप टैरिफ के बाद यह वाकई फुल फोर्स के साथ भारत की सच्चाई बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी वोकल फॉर लोकल कह के कैसे हम आसपास की चीजों को ज्यादा खरीदे, ज्यादा फायदा उन्हें पहुंचाए, ये सब बातें करते रहे हैं, लेकिन अब क्या हम नए सिरे से इसको आगे पुश करेंगे? सवाल यह भी है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? मैं याद दिला दूं, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सामने अमेरिका ने गेहूं का संकट खड़ा किया था, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसी के बाद भारत में हरित क्रांति हुई और आज भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। आज डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच कथित सीज फायर का क्रेडिट लेकर नोबेल पाना चाहते हैं। धमकी क्या दे रहे हैं? बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर इसलिए किया क्योंकि हमने धमकी दी ट्रेड डील की टैरिफ लगाने की। तो अगर सीज फायर आपके झुकने के बाद हुआ तो फिर ये टैरिफ क्यों लगाना पड़ रहा है? मतलब कहते हैं कि विवेक मरते हुए जब पूरा विश्व देख रहा है तो परिस्थिति ऐसी आज बन रही है। सवाल यह है कि क्या भारत के आत्मनिर्भर होने की कोशिश ही अमेरिका की दुखती रग है? अगर टैरिफ आफत तो क्या स्वदेशी ताकत? आज यही हल्ला बोल का विषय, लेकिन पहले ये रिपोर्ट दें। नोबेल को लेकर ये आत्ममुग्धता नहीं है तो और क्या है? और यही व्यक्ति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 42वीं बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने टैरिफ के दम पर भारत पाकिस्तान सीज फायर करवाया। ये वही कथित सीज फायर है जो उस टैरिफ के दम पर हुई जिस टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका की बात नहीं बनी है। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 9:30 बजे अमेरिका का 50% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर थोपा जा चुका है। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों के महंगे होने का असर भारत के कुछ सेक्टर्स के एक्सपोर्ट्स पर, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स वालों पर पड़ रहा है। सवाल यह है कि इस परिस्थिति से निपटने का फॉर्मूला क्या वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाया है? जीवन के अंदर एक मंत्र बनाना है। हम जो भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया होगा, स्वदेशी होगा। घर की साज सज्जा के लिए जो भी सामान हो मेड इन इंडिया हो। यार दोस्तों को गिफ्ट के लिए कुछ देना है, उपहार वही जो भारत में बना हो, भारत के लोगों द्वारा बनाया गया हो। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बनी है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। इस बीच जहां प्रधानमंत्री स्वदेशी का मंत्र सुझा रहे हैं, कूटनीतिक फ्रंट पर 2018 के बाद पहली बार एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन जा रहे हैं। ब्रिक्स जैसे संगठन को और मजबूती दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष की प्रतिक्रियाएं प्रधानमंत्री मोदी को घेरने वाली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा है, एक मजबूत विदेश नीति में तत्व और गहराई होती है, लेकिन आपकी हल्की विदेश नीति की मुस्कुराहटों, झप्पियों और सेल्फियों ने हमारे हितों को नुकसान पहुंचाया है। आप ट्रेड डील नहीं कर सके, अब आप देश की रक्षा करने में नाकाम हो रहे हैं। इतना तो असेसमेंट कर लिए होंगे कि कितना उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो तत्काल कदम उठाना चाहिए था। यहाँ के लोगों को रियायत क्या दे रहे हैं और ये कब तक रहेगा? और ऐसे में तो सब उद्योग व्यापार चौपट होगा, जो निर्यातक हैं वो बर्बाद होंगे। एक बार तो ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, और इस बार एक्स्ट्रा टैक्स लगवा दी पापा। और मोदी जी है भी, मैंने देखा कि कल तक ट्रंप बोल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने स्थगित किया है, सीज फायर मैंने किया है। पर हमारे देश के प्रतिरक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्री हो या स्वराष्ट्र मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उन्होंने चुप्पी ढाल ली है।
इस बीच जब सर्वाधिक ट्रंप टैरिफ भारत पर एक सच्चाई बन चुका है, तो पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते की उम्मीद जताई गई है। Very hopeful that we will find a way to conclude a satisfactory, mutually beneficial free trade agreement with the United States early rather than late, and that would certainly take us to the next step of the visit of President Trump to India. ये साफ संकेत है कि टैरिफ की मनमानी के बावजूद अमेरिका के साथ संवाद का पुल टूटा नहीं है। हालांकि स्वदेशी की प्रधानमंत्री की मुहिम का संदेश साफ है कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं, सिद्धार्थ जरा भी हमारे साथ ग्रुप एडिटर बिजनेस टुडे के जुड़ गए हैं, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि पहला सवाल पूछूं, आइए आपको बताते हैं शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक्स के जरिए एक पोस्ट किया है और कहा है 50% टैरिफ लगने पर वो ये कह रहे हैं कि हमें भारत की ताकत उसके खेतों में है और भारत सक्षम और आत्मविश्वास से भरा है। भारत की गति किसान तय करेंगे और उन्होंने एक तरह से स्वदेशी के पुश को कि किस तरह से हम अपने कृषि क्षेत्र में और बेहतर कर सकते हैं। आज हमारे अन्न के भंडार भरे हैं, भारत की ताकत उसके खेतों में है। प्रदीप भंडारी जी आपके पास सबसे पहले आ रहे हैं क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि अगर 18% भारत के निर्यात पर, 18% निर्यात पर ये टैक्स, ये टैरिफ 50% का अमेरिका लगाने वाला है, तो ऐसे में ये स्वदेशी के पुश से क्या हम उसको किस तरह से काउंटर करेंगे? हम ये पूरा जो लॉजिक है इसके पीछे का वो जरा समझना चाहते हैं। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम लिया है वो भारत के किसानों के हित में लिया है, पशुपालकों के हित में लिया है और एमएसएमई सेक्टर के हित में लिया है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टैरिफ के समय में जो दुनिया की रेटिंग एजेंसीज है वो क्या कह रही है। एसएनबी ग्लोबल कहती है, और मैं ये कोट करना चाहता हूं कि इंडियाज लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स रिमेन कंप्लीटली इंटैक्ट, देयर विल बी नो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो आज की स्थिति इस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने की जरूरत है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, इन्फ्लेशन 1.5% है और एक्सपोर्ट्स जो हमारे रिकॉर्ड हाई पे $800 बिलियन से ज्यादा है। एट द सेम टाइम हमारा जो 60% से ज्यादा जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है वो डोमेस्टिक डिमांड से है। अब $40 बिलियन, रफली $40 to $45 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो इससे आप मान सकती हैं कि इस टैरिफ से एक्सपोज्ड होगा। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपको याद होगा, मैं आज ही की एसबीआई की रिपोर्ट कोट करना चाहता हूं, जो एसबीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स और जो नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स की बात इस वक्त सरकार कर रही है, जो डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने की बात है, उससे 1.98 लाख करोड़ जो है वो जीडीपी के हाउस होल्ड गुड्स के कंजम्पशन में बढ़ेगा और ओवरऑल इकोनॉमी में 5.31 लाख करोड़ तक का फायदा हो सकता है, जो जीडीपी को 1.6% से बढ़ाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगी कि आज की स्थिति के अंदर जो नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट मेड इन इंडिया की पुश हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो सबसे बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। ऐसी स्थिति में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सरकार पूरी तरीके से तैयार है और ये एक अपॉर्चुनिटी एट द प्रेजेंट मोमेंट है। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि आज हमारा कृषि उत्पादक जो ओवरऑल अगर आप कृषि एक्सपोर्ट देखेंगे $60 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो आगे चल के $100 बिलियन तक पहुंचेगा। साथ में भारतीय सरकार 40 अलग अलग देशों तक और ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की बात करी। हमने एफटीए यूके के साथ भी साइन किया हुआ है, तो हम मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आजादी के बाद में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। हम मार्केट्स जो हमारा है वो डाइवर्सिफाइड है, तो हमारा जो ओवरऑल इंपैक्ट जो है इसका नियर टू नेग्लिजिबल होने वाला है। लॉन्ग टर्म में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, परंतु ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अंजना जी है हमारे किसानों के लिए और एमएसएमई के लिए। एमएसएमई जो 30% हमारे एक्सपोर्ट के 45% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं और 30% हमारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, इन सबके लिए मेड इन इंडिया जो है सबसे बड़ा लाभदायक कदम होगा। ठीक है, अब ऐसे में स्वदेशी का ये पुश है, उसको कांग्रेस पार्टी कितना, सुप्रिया जी, सपोर्ट करती है? क्या आपको नहीं लगता कि अब यही एक तरीका है कि हम इसको कॉम्बैट करें, डाइवर्सिफाई करें? क्योंकि अगर जो पूरा बाजार है, हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कहां कहां पर अन्य बाजार जो है
उनकी तरफ भारत को अब देखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वहां पर अपने व्यापारी, चाहे जर्मनी, यूके, सिंगापुर, मलेशिया में निर्यात हमारा अगर इंजीनियरिंग गुड्स का बढ़ेगा, पीएलआई स्कीम का विस्तार होगा, मैन्युफैक्चरर्स की लागत घटेगी, यूएस में निर्यात होगा, घरेलू मार्केट मजबूत होगा, नए ब्रांड्स डेवलप होंगे, जेनरिक दवाएं यूरोप, लैटिन अमेरिका में निर्यात बढ़ेगा, द्विपक्षीय व्यापार यूरोपीय मार्केट में डायमंड एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा और उसके बाद से टेक्सटाइल 40 देशों में आउटरीच कार्यक्रम की योजना। क्या आपको नहीं लगता ये सब कारगर कदम है इस स्थिति में? अंजना जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं तो टैरिफ पे बात करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा डायरेक्ट मुझसे कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड स्वदेशी पर मोदी जी से ज्यादा है। और ये मैं पूरे अपने मनोविज्ञान से बोल रही हूं। ये पिक्चर है मोदी जी की, जिससे कि जनता समझे कि मोदी जी जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं वो कितना स्वदेशी का पालन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो मर्सिडीज की मैबैक गाड़ी में चलते हैं, जो घड़ी मोवाडो स्विट्जरलैंड की लगाते हैं, जो जूता केनिथ कोल अमेरिका का पहनते हैं, जो बोइंग अमेरिका के हवाई जहाज से चलते हैं, जो कपड़ा अरमानी का पहनते हैं, जो घड़ी जैसे मैंने बोला मोवाडो की लगाते हैं, जो पेन मोबला लगाते हैं, जो चश्मा बुल्गारी का लगाते हैं, जो इटालियन कंपनी है, वो स्वदेशी की जब बात करती है तो थोड़ी सी हंसी आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को जो वो समझा रहे हैं, पहले तो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को मोबला का पेन, मोवाडो की घड़ी, बुल्गारी का चश्मा, मेबैक की गाड़ी, बोइंग का हवाई जहाज, अरमानी के कपड़े त्याग देने चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं, ये थोड़ा सीरियस डिबेट है और ये थोड़ा सीरियस मुद्दा है और इसको इसलिए समझना पड़ेगा। मैं 30 सेकंड आपकी इंडल्जेंस चाहती हूं बिना टोके हुए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ हुआ। अंजना जी, समझना जरूरी है आज क्या हुआ। आज सुबह 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर हमारे 66% जो एक्सपोर्ट हम यूनाइटेड स्टेट्स को करते हैं उस पर 50% टैरिफ लग गया। उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसमें टेक्सटाइल है, उसमें रेडीमेड गारमेंट्स है, उसमें मशीन्स है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, उसमें कार्स एंड स्पेयर पार्ट्स है, उसमें तमाम फर्नीचर है, बेडिंग है, मैट्रेसेस है, तमाम चीजें हैं। और उसके चलते हिंदुस्तान की जीडीपी को आज की तारीख में 2,17,000 करोड़ का नुकसान होगा। और यही नहीं अंजना जी, हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट सरप्लस है, एक बात याद रखिएगा, हमारा यूएस के साथ एक्सपोर्ट सरप्लस है। हम यूएस को ज्यादा बेचते हैं, उनसे खरीदते कम है। हमारा यूएस के साथ टोटल ट्रेड करीब $87 बिलियन का था पिछले साल, वो घटकर $49 बिलियन पर आ जाएगा। इसका सीधा प्रभाव हमारे इन्वेस्टमेंट पर, हमारे एक्सपोर्ट पर, हमारी इकोनॉमी पर, हमारे निवेश पर, हमारे यहां की नौकरियों पर पड़ेगा। बिल्कुल आप बात करिए आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता की बात तो पिछले 11 साल से हो रही है ना। और इसीलिए मैं एक लाइन कहना चाहती हूं, बिना कटाक्ष की ये लाइन है, जब फिसले तो हर हर गंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप आज इकोनॉमिक ट्रबल आया है देश पर, आप स्वदेशी की बात करने लगिए। आपने कितना स्वदेशी को पुश किया, आपने कितना आत्मनिर्भर भारत को पुश किया पिछले 11 सालों में। मैन्युफैक्चरिंग जिसका शेयर 15.3% था, वो 12.6% पर आ गया जीडीपी के। ये आपकी करनी है डेकेडल। असलियत यह है कि आपने पिछले 11 सालों में हिंदुस्तान की निर्भरता दुनिया पर बढ़ाई है। और यह मैं एक छोटे से आंकड़े के साथ बताना चाहती हूं। चीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि चीन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। चीन पर हमारी जो निर्भरता थी वो करीब चीन से हम निर्यात करते थे करीब $50 बिलियन का। आज हम निर्यात कर रहे हैं $114 बिलियन का। 11% इंपोर्ट हमारा पहले चीन से होता था 2014 में, आज वो बढ़कर 17% हो गया है। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ बढ़ के लगातार बढ़ता गया है। तो 11 साल में आत्मनिर्भरता कहां है? वो जो बब्बर शेर था वो तो मिमिया रहा है, वो तो म्याऊ म्याऊ कर रहा है, उसको तो दहाड़ना था, हमने नहीं दहड़वा पाए। असलियत यह, हमें ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। और अंजना जी, एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूं। अगर आज मोदी जी ने कम टैरिफ पर ट्रेड डील कर ली होती तो इसको मास्टर स्ट्रोक ऑफ फॉरेन पॉलिसी और कॉमर्स मिनिस्ट्री बताया जाता, मोदी जी के कई गुणगान होते। आज जब वो नहीं कर पाए तो गोल पोस्ट चेंज करके स्वदेशी की बात हो रही है। बिल्कुल स्वदेशी की बात करिए, लेकिन पहला स्वदेशी काम आप शुरू करिए। आप जिस टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं वो भी, मोदी जी जिस टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं वो भी विदेशी है। तो ये थोड़ा सा मुझे अतिशयोक्ति लगती है। और अंजना जी, एक चीज का मुझे आज दुख है। मुझे दुख इस बात का है कि जब आपने मोदी जी की बाइट को दिखाया, जहां पर उन्होंने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता किसका पैसा हो, उस बाइट में उन्होंने आगे कहा
रुपया पैसा काला हो या गोरा हो, 2012 में मैं काला धन वापस लाऊंगा, 2016 में नोटबंदी लगा के सारा काला धन वापस आने वाला था, 2025 में पैसा गोरा हो या काला हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। वाह मोदी जी वाह। प्रदीप भंडारी जी अब जवाब दीजिए, उसके बाद में बाकी दोनों मेहमानों के पास। ये बात मोदी जी की 3-4 बड़ी बातें जो उन्होंने उठाई हैं उसका जवाब दीजिए। और अभी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताएं, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, इस समय सिद्धार्थ जरावी से बात कर लूंगी, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि 200 देशों में वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आउटरीच करें, जिसमें जापान, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, यूके शामिल होगा। पहले प्रदीप भंडारी जी उनकी तमाम बातों का जवाब दीजिए। देखिए, यही इकोनॉमिक थिंकिंग की वजह से कांग्रेस पार्टी ने देश को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ा था। इनको इनकी इकोनॉमिक थिंकिंग मुबारक। जो लोग 3 लाख का जूता पहने, जो मोजे पहनकर खेत के अंदर खेती करने जाए, जो क्लाउड 5 वाटरप्रूफ 20-20 हजार के जूते पहने, जिन्होंने देश के अंदर 70 साल राज करने के बाद में देश को मोबाइल इंपोर्टर बनाया, उनसे हमें नहीं चाहिए कोई भी ज्ञान न नॉलेज। आज का फैक्ट यह है कि अगर मेड इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी का सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता तो हिंदुस्तान दुनिया के अंदर मोबाइल फोन एक्सपोर्ट का और प्रोडक्शन का नंबर 2 स्थान नहीं होता। अगर आज की तारीख में मेड इन इंडिया नहीं सक्सेसफुल होता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं सक्सेसफुल होती, तो HSBC PMI इंडेक्स के हिसाब से 17.5 साल का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हाईएस्ट 59.2 पे नहीं पहुंचता। अगर हमारी पॉलिसी एक्सपोर्ट पे नहीं सक्सेसफुल होती तो कांग्रेस पार्टी के समय $30 बिलियन का एक्सपोर्ट था, आज $870 बिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है। अगर इनकी चाइना के प्रति नीति ठीक होती तो जब हम छोड़ के गए थे तो $2 बिलियन का गैप था, आज जब कांग्रेस पार्टी सत्ता के बाद गई तो $40 बिलियन का गैप हो गया। तो कांग्रेस पार्टी इन्फ्लेशन हो गया, फॉरेक्स रिजर्व हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, सब में देश का बंटाधार करके गई थी। ये हार्ड फैक्ट है। मैं मूल प्रश्न पे आना चाहता हूं, क्या देश के किसानों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? क्या देश के MSME को नहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए? वो हमने किया है और ये देश का सामर्थ्य है। अंजना जी, आपने जैसे लाल बहादुर शास्त्री की समय की बात करी और आज के समय, ये देश को जब कांग्रेस पार्टी मजाक उड़ाती थी कि वैक्सीन के समय क्या होगा, क्या ये फाइजर वैक्सीन की बात करते थे, हमने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई और 200 करोड़ से ज्यादा जो डोजेज है वो मेड इन इंडिया हुए, जिसका कांग्रेस मजाक उड़ाती थी। तो कांग्रेस को मजाक उड़ाने दीजिए हमारे किसानों का, लघु उद्योग का। हमारे किसानों लघु उद्योग आज भी कंट्रीब्यूट करते हैं और कल भी कंट्रीब्यूट करेंगे और अर्थव्यवस्था तो हमारी $4 ट्रिलियन की पहुंच चुकी है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बड़ी पहुंचेगी। कांग्रेस ने हमको 13वीं पे छोड़ के गया था, हमें कांग्रेस से कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन सुप्रिया जी। खबर आ रही है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, एक सेकंड, कॉमर्स मंत्रालय से ये जानकारी है कि टेक्सटाइल बाजारों में आउटरीच करेगा भारत। जापान, यूरोपियन यूनियन, दक्षिण कोरिया, यूके पर अब भारत का फोकस होगा और ये कोशिश होगी कि जो हमारे व्यापारी हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं टेक्सटाइल क्षेत्र के, देखिए ये तमाम लेबर इंटेंसिव जितने भी क्षेत्र में जहां पर ये टैरिफ बहुत बढ़ाया है अमेरिका ने, 50% किया है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर हो, जो रेडीमेड कपड़े हैं उनका हो, इन सब में ये लेबर इंटेंसिव है और इसीलिए यहां पर असर अगर ज्यादा होता है तो एक बहुत बड़ी आबादी को असर होगा और इसीलिए जरूरी है कि हम डाइवर्सिफाई करें, अन्य देशों में जाए। अभी 200 देशों में ये आउटरीच करने की कोशिश हो रही है, जिसके बारे में जानकारी आई है। छोटा सा सुप्रिया जी जवाब, जिसके बाद मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। सबसे पहले तो व्हाट्सएप का फर्रा पढ़ के नहीं आना चाहिए। 2014 में एक्सपोर्ट $465 बिलियन था, $40 बिलियन नहीं था। इकोनॉमी की थोड़ी समझ रखती हूं, इसलिए इकोनॉमी पर मुझसे बहस करने की बिना ज्ञान के और गलत आंकड़ों से कोशिश भी ना की जाए। अंजना जी, कितनी हंसी की बात है और कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस दिन मोदी जी बात कर रहे हैं स्वदेशी की, उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल्डमैन सैक्स को अपॉइंट किया है 4 बैंकों में स्टेक सेल करने के लिए। यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और ऐसे 2 और बैंक हैं। गोल्डमैन सैक्स को अपॉइंट किया गया, वो छोड़िए। अंजना जी, आपने ये जो खबर बताई सूत्रों के माध्यम से, मैं इस देश की नागरिक हूं। कांग्रेस बीजेपी तो देखिए होता रहेगा, मैं इस देश की नागरिक हूं। मेरे देश में आर्थिक संकट आया है, मेरे देश के उन क्षेत्रों में जहां पर करोड़ों लोग काम करते हैं। आज आप ही के चैनल पर मैंने देखा है, तिरुपुर से लेकर सूरत तक फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आप ही के यहां मैंने न्यूज में देखा है ये। और अगर फैक्ट्री बंद हो रही है तो उसका असर लोगों पर पड़ेगा। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को देश को संबोधित नहीं करना चाहिए? ये सूत्रों के माध्यम से सरकार, कभी डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं, कभी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं, कभी कॉमर्स मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं। अरे $87 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएस को, कहां से उसकी भरपाई होगी, मैं ये जानना चाहती हूं। और अंजना जी, एक बात यहां पर जरूर कहनी जरूरी है, आज हमारे एक्सपोर्ट का जो फायदा होगा वो किसको हो रहा है?
वो पाकिस्तान जैसे देशों को, वियतनाम को, कंबोडिया को, इंडोनेशिया जैसे देशों को हो रहा है। असलियत ये है कि ऐसे प्रदीप जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, आप सिर्फ 2 लाइन का जवाब को कोसिए और मैं भी 2 लाइन का जवाब प्रसाद जी के पास जाना है। एक मिनट, नहीं अंजना जी, सुन लीजिए, जल्दी पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए सुप्रिया जी, जल्दी पूरा। आप कितना भी ट्रंप को कोसिए, कर रही हूं, आप कितना भी ट्रंप को कोसिए, मैं आपसे 2 हाथ आगे कोसने को तैयार हूं, लेकिन असलियत यह है कि चाइना पर 30% का टैरिफ लगा है, हम पे 50% का लगा है, बांग्लादेश पर 35 पे लगा है, हम पर 50 का लगा है, पाकिस्तान पे 19 का लगा है, वियतनाम पे 19% टैरिफ, इंडोनेशिया पे 19% टैरिफ और हम पर 50%। 2 ही देश हैं जिन पर 50% लगा है, ब्राजील पर और भारत पर। ठीक है प्रदीप जी, छोटा सा जवाब दे रहे, छोटा सा। डोनाल्ड, तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ने क्यों धोखा दे दिया? अंजना जी आज इकोनॉमी पे ज्ञान, अब इनके बीच में नहीं बोलिए, ये देखिए लो लेवल की बात। आज इकोनॉमी पे ज्ञान मैं बोल रहा हूं, आज इकोनॉमी पे ज्ञान वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने इस देश में जब सत्ता छोड़ी थी, इस देश में करंट अकाउंट डिफिसिट रिकॉर्ड हाई पे था, फ्रेजाइल 5 में इकोनॉमी थी, हर आर्थिक एजेंसी कह रही थी भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल डाउन कर रहा था, आज भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल अप कर रहा था। एक सिंपल उदाहरण देखिए, ये बीच में ये डिफेंस पे 4,312 करोड़ था इनका एक्सपोर्ट था जब इन लोग की समय थी, जब हम लोग के समय में 80,000 करोड़ से ज्यादा तक स्थिति हो चुकी है। ये देश को इंपोर्टर बना के रखे थे, क्या बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डबल हो चुका है। ये इनकी आर्थिक ज्ञान जो देश ने लिया था, देश का बेड़ा गर्क हो गया था। ट्विन डेफिसिट की बात लोग करते थे, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, यही आर्थिक ज्ञान की वजह से। और इनका खुद का लॉजिक ये प्रूव कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों और एमएसएमई का हित रखे। ये क्या चाहती थी कि किसानों के व्यापार को खोल दें, भारतीय किसानों को नुकसान हो जाए। आज हम मिल्क के सबसे नंबर 1 प्रोडक्शन है, आज डेयरी का नंबर 1 प्रोडक्शन है, और उसके आधार पर हमने यूके के साथ एफटीए किया। ये तो जाके आसियान के मुल्कों के साथ एफटीए करते थे जहां पे रिटर्न में हमको कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, हो गया, चलिए सिद्धार्थ जराबी जी जल्दी से एक बार आते हैं, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि भारत अभी 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मेक इन इंडिया बना ग्लोबल, तो उसमें स्मार्टफोन में हम देख रहे हैं दुनिया का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा निर्माता भारत बन रहा है। यूपीआई दुनिया के डिजिटल भुगतान में 50%, 50% हिस्सेदारी है। स्मार्टफोन में दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता, दूसरा सबसे बड़ा दुनिया का के डिजिटल भुगतान में 50% हमारा योगदान है, मतलब भुगतान है। डिफेंस में 100+ देशों में निर्यात ग्लोबल सप्लायर के रूप में उभरा है। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन जिसका कल पीएम ने इनॉग्रेशन किया, 100 देशों में हम एक्सपोर्ट करेंगे। टॉय इंडस्ट्री 150 देशों में। ये तो कुछ पैरामीटर्स हमने निकाले हैं। ये स्वदेशी में कितना वाकई प्रॉमिस है कि जो सबसे बड़े बाजार में से एक माना जाता है इंडिया, वो अपने स्वदेशी के दम पर मुकाबला करके इससे डील कर सके। और जो हम अन्य देशों में अभी खोज रहे हैं उसमें आपको कितनी ताकत दिख रही है? क्या ये पहले से शुरू नहीं हो जाना चाहिए था? क्योंकि ट्रंप तो बिना उनको नोबेल के लिए नॉमिनेट किए वो कुछ करने वाले अब नहीं है। हमारा देश स्वदेशी पे निरंतर और कई दशकों से चला जा रहा है। केवल एक उदाहरण दूंगा अंजना जी, आज आप ऑटोमोबाइल मार्केट हमारे देश का देखें तो वो स्वदेशी मार्केट है। बेशक साउथ कोरिया की कंपनी और जापानीज कंपनी का निवेश है, हिस्सेदारी उनकी बड़ी है, परंतु वो माल भारत में बनाते हैं और उनके जो कर्मचारी है 99% भारतीय हैं, भारत से बाहर विदेश एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए स्वदेशी की परिभाषा 1990 की नहीं, आज 2025 के वर्तमान की परिभाषा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही, अगर हम उसको सेक्टर बाय सेक्टर देखें तो ऐसा नहीं है कि भारत विदेशियों के हाथ में मार्केट है। एक बड़ा मार्केट जरूर विदेशियों के हाथ में है और वो डिजिटल सर्विसेज का है। ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन, चैट जीपीटी का भी नंबर 1 मार्केट इंडिया है। इसलिए एक इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, जो एक प्रकार से ब्रेकिंग न्यूज अभी अंजना जी आ रही है। आपने देखा होगा कि 10-12 घंटे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से एक वो जो अपनी लंबी चौड़ी कथा रूपी बात करते हैं, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि मेरी बहुत अच्छी रिलेशंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उसको अगर आप जोड़ें तो लगभग 1 घंटा पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेट ने एक वहां की टेलीविजन चैनल को साक्षात्कार सुबह सुबह जो दिया है, उसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है और वो कहा है कि हमारे और भारत की बातचीत से अल्टीमेटली एक ट्रेड डील होने वाली है। मैं ये मानता हूं कि पिछले 24 घंटे में कहीं ना कहीं पे थोड़ा एक अलग प्रकार का रुख हमें अमेरिका से देखने को मिल रहा है।
क्या इसमें कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ऐसा हमें एकदम से कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले 7-8 महीने में बहुत बारी ऐसा लगा कि हो गई डील, अगले दिन अनाउंसमेंट है, नहीं हुई। और हम ये भी जानते हैं कि जो डील का प्रस्ताव का मसौदा था वो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने डेस्क पे लगभग 3 से 4 हफ्ते तक बिना हस्ताक्षर किए रखा। उनके मन में और उनकी मंशा और करनी में कुछ और बात आ गई, जिसका शायद खुलासा वही कभी करेंगे। एक और छोटी सी बात, स्वदेशी की अवधारणा और यूएस टैरिफ्स का इंपैक्ट एकदम से स्विच ऑन ऑफ करके बदलाव नहीं होगा। 3-6 महीने 9 महीने भी लग सकते हैं। पर जो आपने एक दूसरी खबर का हवाला दिया था, टेक्सटाइल को लेके हम 40 कंट्रीज पे ज्यादा फोकस करेंगे और बाकी दुनिया में जाएंगे, ये एक प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन का प्रयास है। समय लगेगा, परंतु अगर अमेरिका के खरीदार भारतीय कपड़े खरीदते हैं तो मुझे बताइए यूरोप में क्यों नहीं खरीदेंगे? क्या क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ेगी? इसलिए निराशा का माहौल नहीं रखना चाहिए। इस समय राष्ट्रहित सर्वोपरि है। दादागिरी के सामने भारत कभी नहीं झुका है। 5000 साल का इतिहास है। विदेशी आक्रांता आए, मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आए, भारत आज भी खड़ा है। इसलिए निराशा और राजनीति दोनों से बचना चाहिए। बिल्कुल। और जय जवान जय किसान का नारा जो उस वक्त दिया था और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी इस देश में, वो कहां से कहां तक ले गई भारत को। शायद इसे एक मौके के तौर पर भारत को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जो कुछ भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मतलब उसको तो समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने जो वहां के मिनिस्टर की बात की, आपको किस मिनिस्टर की बात कर रहे थे? हम चाह रहे थे कि अपने दर्शकों को बताएं, क्योंकि उन्होंने ही सिर्फ कोट नहीं किया, हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी उसके बाद इस ओर इशारा किया है सिद्धार्थ, ये बहुत अच्छा फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट जो है, ये फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट संभव हो सकता है। हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी, जो कि फ्री ट्रेड। ये आपने बहुत अच्छा जोड़ा कि अगर वॉशिंगटन में ये बात की जा रही है, कहीं ना कहीं पे हल्के फुल्के संकेत ऐसे आ रहे हैं कि कुछ नरमी या रुख में बदलाव हो रहा है, तो भारत ने भी, जो हर्षवर्धन श्रृंगला जी की स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो वो ये कह रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगी। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में समय लगेगा। जो अभी तक बातचीत हो रही थी वो एक बायलैटरल मसौदे की थी कि वो जल्दी से हो। तो भारत कहीं ये नहीं कह रहा है कि जी 24 घंटे में स्थिति बदलेगी। और एक और छोटी सी बात जोड़ूंगा अंजना जी, आपके पास वापस टॉस करने से पहले, देखिए आप फर्क देखिए रुख में, कितनी फ्रस्ट्रेशन और कितनी पब्लिक आउटपोरिंग, एकदम से जैसे कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल आपा खोकर अमेरिका में ट्रंप ने भारत के बारे में कहा, डेड इकोनॉमी कहा। पर भारत से कभी भी किसी भी प्रकार से ना तो अमेरिका की आलोचना हुई, ना कोई निजी टिप्पणी की गई। और प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले जो अहमदाबाद में बात की, उन्होंने केवल एक इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि ये हमारी रेड लाइन है, कृषि क्षेत्र, मध्यम जो एमएसएमई है, जो एंटरप्रेन्योर है, उनके इंटरेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भारत ने कभी ये नहीं कहा कि हम ट्रेड डील नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर इन संकेतों को जोड़ें और आशा करें, अच्छा है, डील होगी तो बहुत बढ़िया, शायद कुछ नुकसान कम होगा, नहीं भी होगी, ठीक है, थोड़ा लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। और अगर ऐसा संकेत वॉशिंगटन और यहां पर हर्षवर्धन श्रृंगला दोनों से आ रहा है तो इसमें कितनी पॉजिटिविटी देखने को। इंडिया को हमेशा कॉशन के साथ अब रहना होगा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठने के बाद क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसकी गारंटी अमेरिकी भी नहीं ले रहे हैं और उनके बहुत करीबी भी नहीं ले रहे हैं। आशुतोष जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, क्या आप सहमत हैं जो सिद्धार्थ कह रहे हैं उससे? नहीं अंजना जी, मैं तो थोड़ा लाइटर वेन में कहूंगा कि हम सब लोगों को मिलकर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को फौरन नोबेल प्राइज मिल जाए ताकि समस्या का समाधान हो जाए। नोबेल प्राइज उनको तभी मिल सकता है जब यूक्रेन वॉर खत्म होगी, और यूक्रेन वॉर जैसे ही खत्म होगी वैसे ही भारत की नेगोशिएटिंग टीम को नोबेल प्राइज देना चाहिए। आशुतोष जी, आपको प्रस्ताव ये रखना चाहिए कि हमारे नेगोशिएटर्स को नोबेल प्राइज और पद्म विभूषण, पद्मश्री जरूर मिलना चाहिए कि 7 महीने से अमेरिका के साथ डट के खड़े हैं, उनके सामने हमने घुटने नहीं टेके हैं। और ये सिद्धार्थ जो आप कह रहे हैं, इसको सबसे ज्यादा अंडरमाइन किया गया है कि हम कृषि के मुद्दे पर, अन्य मुद्दों पर जिस तरह से अडिग खड़े हैं अमेरिका के सामने। अब आशुतोष जी बोलिए। देखिए वो तो लाइटर वेन की बात थी। महत्वपूर्ण सवाल क्या, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये टेम्पररी सेटबैक है,
क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अलास्का में पुतिन और उसके बाद ट्रंप की मुलाकात हुई है, उसके बाद से देर सबेर वो उस युद्ध को खत्म होना है, और वो 3 महीने में खत्म होता है या 4 महीने में खत्म होता है, इसमें सिर्फ एक अटकल ही लग सकती है, क्योंकि रूस भी लंबे समय तक इस युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकता, यूक्रेन भी नहीं कर सकता, और ट्रंप भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये टेम्पररी सेटबैक है, लेकिन सीरियस सेटबैक है। और मुझे लगता है कि इस टेम्पररी सेटबैक को अगर हम 1 साल के लिए मान ले तो ये कह सकते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को, उस पर करीब $49.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अप्रूवन 40 to 45% हमारा जो एक्सपोर्ट कम होगा अगर 1 साल का मान के चलें, या 25-26 की हम बात करते हैं। उसमें भी आपका जो होम टेक्सटाइल है और कारपेट है, जो अप्रोक्सीमेटली 66% जो आपका एक्सपोर्ट ट्रेड है, उसमें तकरीबन 50% लगेगा। तो उसमें आपको ज्यादा नुकसान होगा। ये सारा का सारा सेमी स्किल्ड जो हमारा लेबर फोर्स है उसको नुकसान होने वाला। महत्वपूर्ण सवाल क्या? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस अवसर को हम अपनी एक्सपोर्ट स्पेक्ट्रम में डाइवर्सिफाई सक्सेसफुली कर सकते या नहीं सक्सेसफुली कर सकते। अगर डाइवर्सिफाई हमने कर लिया, अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस अगर हमने खत्म कर ली, तो फिर यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी होगा। मैं एक सेकंड आशुतोष जी, ये बड़ी बात आपने कही और ये जरूरी भी है, भारत पुश भी कर रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाने से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ खत्म कर देंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो तो वजह बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं सिद्धार्थ। उन्होंने एक बार कहा, सुनिए, पहले क्या कहा कि ये लोग न्यूक्लियर जंग वॉर करने वाले थे, इसलिए मैंने इनको अमेठा टैरिफ और ट्रेड डील और ये सब धमकी दी, तब ये रुके हैं, है ना। फिर वो रशिया वाले तेल वाले मुद्दे पर आए, एक सेकंड, रशिया वाले तेल वाले मुद्दे पर आए और जो नोटिस भी 25% वाला सेकंड टाइम जारी किया उसमें रशिया लिखा, लेकिन खुद वहां पर वो व्यापार कर रहे हैं, वहां पर वो तेल खरीदे, तो उनको क्या चाहिए वो तो खैर वही जानते हैं, लेकिन खुलकर नोबेल की बात करते हैं। क्या रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाने से टैरिफ हटा देंगे वो? मुझसे पूछ रहे हैं, सिद्धार्थ से पूछ रहे हैं। नहीं आशुतोष जी, एक सेकंड, आप ये देखिए अंजना जी, विश्व के इतिहास में जितना पैसा अमेरिका ने रशिया का जब्त किया यूक्रेन युद्ध के बाद, $350 बिलियन, 1200 कंपनीज वहां से निकल गई, कई हजार सैंक्शन है। अगर उन सैंक्शंस को गिनने बैठे तो एक पुस्तक पूरी बनेगी। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने सहायता दी है यूक्रेन की, उसके बावजूद रशियन वॉर मशीन, मीट ग्राइंडर जो है वो लगातार चल रहा है। ट्रंप ने खुद कहा कि 7-7 हजार लोग रोज मारे जा रहे हैं। तो ये मुझे समझाइए कि पूरे वेस्ट से, पूरे अमेरिका के प्रभाव से, उनकी शक्ति से रशिया पीछे नहीं हटा, बट भारत के कुछ चंद मिलियन बैरल ऑयल से पीछे हट जाएंगे। ये क्या स्ट्रेंज बात है? नहीं सिद्धार्थ, आई थिंक आप लोगों ने मुझे गलत समझा। मेरे कहने का मतलब ये कि भारत की प्रॉब्लम क्या है? भारत की प्रॉब्लम जो 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी एडिशनल जो टैरिफ लगा है, उसकी वजह से आपको 50% तक का टैरिफ लग रहा है, और उसकी वजह से आपकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से अनवायबल हो रही। मेरा कहने का मतलब ये था। और मुझे देखिए, कोई दुनिया की कोई भी ताकत हो, कितनी भी पावरफुल इकोनॉमी हो, वो एक लंबे समय तक वॉर नहीं झेल सकती। तकरीबन 3 साल तक का हो चुका यूक्रेन से वॉर करते समय, और पूरा रूस के अंदर अगर आप अभी जाएं तो आपको अंदाजा लगेगा रूस के लोग बहुत थक चुके हैं। वहां लोगों की हालत खराब है, क्योंकि आप सस्टेन नहीं कर सकते बियॉन्ड अ पॉइंट। तो वो, और जिस तरीके से पुतिन खुद अलास्का आए हैं, जिस तरीके से ट्रंप से मुलाकात की है, वो एक तरीके की विलिंगनेस है कि हमको एक फेस सेविंग मिल जाए, अगर हमको एक एग्जिट रूट मिल जाए। यूक्रेन भी आज की तारीख में एग्जिट रूट खोज रहा है और ट्रंप भी एग्जिट रूट खोज रहे हैं। और वो तस्वीर हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए जब ट्रंप के व्हाइट हाउस में आप देखिए किस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, वाई यूरोपियन यूनियन के बैठे हुए, 5-7 कंट्री के लोग बैठे हुए। इसका मतलब एक सीरियस कोशिश हो रही है इसका एक समाधान करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि 1 हफ्ते के अंदर या 2 दिन के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन समाधान मुझे लगता है कि बहुत जल्द होने वाला है। मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही हूँ। एक रिएक्शन दोनों पॉलिटिकल मेहमान से ले लूं। सुप्रिया जी, कुछ कंपैरेटिव डेटा है जो हम दिखाना चाहते हैं स्मार्टफोन बनाने में, कैसे स्मार्ट बना भारत। तो मोबाइल बनाने वाली जो यूनिट्स है 2014 में 2 थी, 2025 आते आते 300 से ज्यादा हो गई हैं। मेड इन इंडिया फोन जो पहले भारत में 26% यूज कर रहे थे, अब 99.3% है। मोबाइल बनाए गए पहले 18,900 करोड़ थे, अब लगभग 5.5 लाख करोड़ मोबाइल्स यहां पर बन रहा है। और निर्यात भी उसी अनुपात में हम दिखा रहे हैं, 1500 करोड़ था, अब 2 लाख करोड़ हो गया है। ऐसे ही अगर आप देखें जो रक्षा निर्यात है भारत का, उसमें भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। रक्षा उत्पादन जो 44,000 करोड़ के आसपास था 2014-15 में,
वो लगभग 1 लाख करोड़ से 1.25 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। ऐसे ही अगर आप स्वदेशी में देखें तो 140 करोड़ का उपभोक्ता बाजार है। एमएसएमई सेक्टर में एक जो नए सिरे से अब ये अगर स्वदेशी का मूवमेंट चल रहा है, लोगों में उछाल आता, आपको नहीं लगता ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं? और ये स्वदेशी की तरफ जो बढ़ा है मामला, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, फोन्स वगैरह के क्षेत्र में, ये एक लंबा प्रोसेस है जो हम लोग पिछले 11 साल से देख रहे हैं और वो जड़ पकड़ रहा है। नहीं, अगर इतनी जड़ पकड़ रहा होता, अगर इतना बढ़िया लंबा अच्छा प्रोसेस होता तो मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है जीडीपी में वो बढ़ जाता ना। वो घट क्यों गया 2014 से? आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, ये मेरे आंकड़े तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। 15.6 से घट के 12.3 पर आ गया। बब्बर शेर दहाड़ तो रहा नहीं है, ये तो आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अगर सब कुछ इतना चंगा सी है तो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े क्यों नहीं बढ़ रहे? मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं बढ़ रहे। क्योंकि जो मोबाइल फोन हम बना रहे हैं उसके लिए हम $23 बिलियन का इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। जो हम पहले 2017 तक $3 बिलियन का करते थे वो $23 बिलियन हो गया है। उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अंजना जी, मैं मूल मुद्दे पर वापस आना चाहती हूं और मूल मुद्दा है ये जो ट्रेड डील हुई है, इसका नफा और नुकसान। मैं कुछ सेक्टर्स का नाम ले लेती हूं और उसका फायदा किसको हो रहा है। हमारा टेक्सटाइल और जो रेडीमेड गारमेंट का सेक्टर है वो हिट होगा 50% टैरिफ से। फायदा होगा बांग्लादेश को, वियतनाम को, मेक्सिको को, तमाम ऐसे देशों को, डोमिनिक रिपब्लिक को भी फायदा होगा। डायमंड में फायदा होगा इजराइल को, बेल्जियम को, थाईलैंड को, मेक्सिको को, चाइना को। एग्रीकल्चर और मीट में जिस पे हमारे टैरिफ लग रहा है, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम और कीनिया को फायदा होगा। हैंडीक्राफ्ट्स में चाइना को, टर्की को, वियतनाम को फायदा होगा। लेकिन यहां पर मैं 1-2 बातें आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए रखना चाहती हूं। 58 पे रुपया मिला था 2014 में, 88 पर दस्तक लगा रहा है। इधर उधर की बातें मत करिए, रुपए को कहां से कहां तक ले आए कोई अभी यहां पे बात कर रहा था। और मैं फिर से एक बात बीजेपी से समझना चाहती हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है या आपके जो बिजनेस एडिटर है उनसे मैं समझना चाह रही हूं। जब मोदी जी कहते हैं रुपया काला हो या गोरा हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे कह सकते हैं? आप इसको समझाइए कि ये काली इकोनॉमी को या दुबई जैसी इकोनॉमी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं यहां पे कहना चाहती हूं अंजना जी, एक नेगोशिएटिंग टेबल पर रेप्यूटेशन होती है। हिंदुस्तान की एक साख रही है, हिंदुस्तान की एक रेप्यूटेशन रही है। हिंदुस्तान को डेवलपिंग नेशंस अपना मॉडल मानते थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के चलते, कोऑपरेटिव सेक्टर के चलते, सोशल सेक्टर के चलते। आज कहां है हमारी साख? आज प्रधानमंत्री प्रदीप जी को भी दिखा दीजिए। कुछ कहते हैं, कभी अमेरिका के आगे नतमस्तक, कभी चीन की शरण में। अरे नतमस्तक होते तो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना। अब 2 नाव की सवारी आप कैसे करेंगे? एक सेकंड, एक सवाल सुनिए। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, सवाल सुनिए। एक सवाल सुनिए ना, एक सवाल, सिंपल सी बात है। अगर ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है, अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, 2 नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? और थी उस समय केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त। जिस वक्त जो हालात रहते वैसे ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या फायदा हुआ? हाँ। अगर आपको तू में पे ही उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। हाँ। अगर रिलेशन अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी और उसी तरीके से बोला जाता। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू में करना चाहती हैं तो शुरू हो जाइए, आप भी बोलिए, हम भी आपको बोलेंगे। और ये जो ट्रोल आर्मी लेकर आप लोग सोचते हैं कि बिजली पे कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जिस वक्त जो परिस्थिति रहती है और जो एक वक्त पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखती थी, उस पर सबने लिखा, सबने बोला। एक लाइन उठाकर ये जो ताता थैया चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए और टीवी पर उसको मत खींच के लाइए। मैं हमेशा ये कहती हूं, आपको जो सोशल मीडिया पे करना, आपकी ट्रोल आर्मी को वहां करते रहिए, टीवी पर मत लाइए, नहीं तो यहां पर आपको उसका जवाब मिलेगा। अब वापस इश्यू पर आते हैं। 2 नावों की सवारी करना क्या ठीक है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि सीज फायर में हम दब गए उनके सामने, दूसरी तरफ हम 50% हम पर टैरिफ लग रहा है, तो दोनों कैसे हो सकता है? शिकायत है अंजना जी, थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए। आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अगर आप पर्सनल होइएगा तो मैं भी पर्सनल होंगी, अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी, और मैं 100 बार पर्सनल होंगी। मैं आपको बता रही हूं अच्छे से,
आप अगर सोच रही हैं कि आप अपनी ट्रोल आर्मी वाली लैंग्वेज यहां लेकर आएंगी तो फिर आपको सुनना पड़ेगा राष्ट्र के नाम संदेश, और अगर नहीं आप उस टॉपिक पर वापस आना चाहती हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस बहस में। हाँ, तो आप टॉपिक पे आइए, स्टिक टू द टॉपिक, नहीं तो मैं भी पर्सनल होंगी। स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम। जिस वक्त जो केमिस्ट्री थी उस केमिस्ट्री की बात हो रही थी और उस केमिस्ट्री पर सब बोल रहे थे। चलिए अब वापस टॉपिक पर आइए। तो आप मेरी बात सुनिए, अगर आपके अंदर दम अरे है तो दम दम मत कीजिए, ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं है, ये सड़क की लड़ाई नहीं है कि दम है तो औकात है दिखा दो सुन लो, ये सब की सड़क की लड़ाई नहीं है। प्लीज प्लीज, यू रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल पार्टी, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल चैनल। टॉपिक पे रहते हैं, वही सब दोनों के लिए अच्छा रहेगा। I don't want your ज्ञान, I don't want your 2 cents। मत लीजिए, I don't want मत लीजिए, आपका फायदा भी नहीं होगा। मैं पूछूंगी अगर ट्रेड डील फायदा हो बिल्कुल, जाती, जिस वक्त जो स्थिति थी उस पर अगर रिपोर्टिंग की और तो उसी तरह से मास्टर स्ट्रोक था, नहीं हुई तो मास्टर स्ट्रोक है। देश का मीडिया तो बीच में मत बोलिए, अब आपको बोलना है बोलिए, जब आप मेरे बीच में बोलिए, मुझे बोलने दीजिए 2 सेकंड के लिए। अगर ट्रेड डील हो जाती तो मास्टर स्ट्रोक था, ट्रेड डील नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक है। तो मीडिया तो जो कर रहा है वो आपका जो बैकलॉग है ना मीडिया वाला, वो जा नहीं रहा है, इसीलिए आप हेडलाइंस दे रही हैं। आज तक पर बैठी हैं, आज तक पर जो लिखा है सामने लिखा है। मीडिया को लेकर आप अपनी थीसिस कहीं और जाके बताइएगा प्लीज। सुप्रिया जी, मैं सही बता रही हूँ, जवाब देना चाहूंगा। सबका टाइम बर्बाद कर रही हैं आप, अपना भी कर रही हैं और दर्शकों का भी कर रही हैं। ज्ञान मत बोलिए, ज्ञान तो आप दिन भर बैठ के देती रहती है, दूसरों पर बैठ के नहीं। ये ट्रोल आर्मी वाली भाषा यहाँ मत लाइएगा, एकदम मत लाइएगा ट्रोल आर्मी की भाषा। जाकर वहां ताता थैया करिए ट्विटर पर, और ये दम है तो बोल के दिखाओ, दम है तो सुन के दिखाओ, इस तरह की भाषा मैं टीवी पर इजाजत नहीं दूंगी। आवाज नीचे कीजिए। प्रदीप भंडारी जी, हो गया, आपको टॉपिक पर नहीं बोलना है, आपको मीडिया पर विश्लेषण करते रहना है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी और ना ये लड़ाई पर्सनल होने दूंगी। प्रदीप भंडारी जी बोलिए। सवाल ये है कि अब चैलेंज इतना बड़ा है, सवाल इतना बड़ा है कि ये चैलेंज है, हम लगातार शुरू से दिखा रहे हैं कि इस क्षेत्र में किस तरह का लॉस होगा, कितना लेबर इंटेंसिव है, कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। स्ट्रैटेजी तो आप ही को बनानी है, आप सरकार है साहब। अंजना जी, हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और आप निश्चिंत रहिए कि ये देश का आम जनमानस, इस देश का किसान, एमएसएमई वाला इस पूरे के पूरे चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगा। हमें भारतीयों पे विश्वास है। कांग्रेस पार्टी की सोच तो हिंदुस्तान को डेड इकोनॉमी बोलने वाली है। राहुल गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति है जो हिंदुस्तान की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं। तो कांग्रेस की प्रवक्ता क्या तथ्यों की बात करेगी, क्योंकि इनके तथ्य तो हिंदुस्तान को डेड इकोनॉमी की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान की स्थिति, हिंदुस्तान के आम जनमानस की वजह से आज डिजिटल भुगतान में भारत नंबर 1 है। आज सबसे तेज ग्रोथ रेट पे भारत आगे बढ़ रहा है। एआई टैलेंट ग्रोथ में भारत सबसे आगे है। जेनेरिक दवाओं में भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हीरो में भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दालों का प्रोडक्शन भारत में नंबर 1 है। मिल्क प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। नारियल प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। स्मार्टफोन प्रोडक्शन में भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े स्तर पे। भारत के अंदर स्थिति है कि एक्सपोर्ट 67% बढ़े, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 39% बढ़े, सर्विस एक्सपोर्ट 124% बढ़े और मोबाइल इकोनॉमी 78% सुप्रिया जी, तो वही लोग थे जो कहते थे कि भारत डिफेंस एक्सपोर्टर नहीं बन सकता। आज 20,000 सुप्रिया जी जवाब दीजिए इनकी बातों का। और क्या मैन्युफैक्चरिंग का झूठा डेटा कोट करती है। ये एचएसबीसी का डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग का 60 क्रॉस कर चुका है, जो पहली बार ऐसा चुप हो जाइए। अब आप एचएसबीसी का डेटा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कोट करती हूं, जो आपको शायद समझ में नहीं आता है। असलियत ये है, बोलिए असलियत ये है अंजना जी कि यूएस के साथ जब हम ट्रेड कर नेगोशिएशन प्रदीप जी उनको बोलने दिए, टाइम कम है, देखिए कहां पर एंड अप हुए। और असलियत ये भी है, बोलिए असलियत ये है कि हमारा इरोजन ऑफ रेप्यूटेशन हो रहा है। अगर हम अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील नहीं कर पाए तो उसको मास्टर स्ट्रोक कहना, और कर लिया तो मास्टर स्ट्रोक, वो अलग बात है। लेकिन जब हम दूसरे देशों के पास जा रहे हैं तो उनको पता है कि हम अब पोजीशन ऑफ वीकनेस से आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में दबाव नहीं होना चाहिए, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। स्वदेशी पर दरअसल वो बोल रहे हैं और वहीं पर उन्होंने बोला है। जल्दी से आपको एक लाइन सुना देते हैं, फिर सुप्रिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। परंतु ये सब करना है क्योंकि भारत बने, हम रहे या ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। ये मेरे लिए भी रहना चाहिए, आपके लिए भी रहना चाहिए। ये भारत के अपने जी बात पूरी कीजिए सुप्रिया जी।
भागवत जी ये मोदी जी के लिए कह रहे हैं, मोवाडो की घड़ियां और बुल्गारी के चश्मे और मैबैक की गाड़ी और बोइंग का हवाई जहाज उड़ना छोड़ दो, ये उनके लिए कह रहे हैं। मोदी जी सुनना चाहे तो सुने ना। और मैं फिर से बोलूंगी, जब इस देश का प्रधानमंत्री एक मंच से खड़ा होकर कहता है पैसा काला हो या गोरा हो, मैं ये जानना चाहती हूं उसका क्या मतलब है। आप एक काली इकोनॉमी को क्यों यहां पर प्रोपोगेट कर रहे हैं? 2012 में आप काला धन लाने वाले थे, 2016 में आपने नोटबंदी करी, आज कह रहे रुपया काला हो या गोरा हो। ये किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? प्रदीप भंडारी, आपकी जो चवन्नी आपकी आवाज कम कर दिया है हमने, वो पूरा कर ले फिर आ रहे हैं। स्टैंप के पीछे आपकी इकोनॉमी, बोले बोले सुप्रिया जी पूरा छोटे से स्टैंप के पीछे आपकी इकोनॉमी की नॉलेज में लिख सकती हूं। प्रदीप जी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूं, मैं सिर्फ उस बात पर जानना चाहती हूं मेरे देश के 2.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान का जिम्मेदार कौन है? और अगर रसिया के तेल की वजह से हमें यह खामियाजा उठाना पड़ रहा है, उस तेल के सस्ते तेल का फायदा आम जनता को क्यों नहीं मिला? 2 लाइन में जवाब प्रदीप, सिर्फ 2 लाइन में जवाब, सिर्फ 2 लाइन। पर्सनल में तो ये कहा, सिर्फ 2 लाइन में जवाब जल्दी प्रदीप जी। अंजना जी, भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हमारे किसान, एमएसएमई और हमारे ठीक है, चलिए वक्त इतनी की इजाजत देता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।